हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी एक घरौंदा टूटता हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले डॉक्टर सरोजनी जी के बारे में कुछ जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी का जन्म 1 फरवरी 1923 को मथुरा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी शिक्षा MA PhD है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक घरौंदा टूटता हुआ। मैंने यात्राएं बहुत की हैं, संपूर्ण भारत और अब तो अमेरिका भी घूम आई हूँ। लगभग आधा जीवन यात्राओं में ही व्यतीत हुआ है। न जाने कितनी घटनाओं की स्वयं साक्षी हूँ। न जाने कितने तरह के लोगों से मिली हूँ, कभी बूढ़े, कभी बच्चे और अधिकतर युवा लोगों से बहुत तरह की बातें हुई हैं। सच तो यह है कि मेरी दिलचस्पी ही ऐसी विविधताओं में रही है। एक बार कलकत्ते से आ रही थी तो एक अधेड़ उम्र के सुपुरुष के साथ एक युवती और उसकी 3-4 वर्ष की बच्ची मेरे वाले रिजर्व डब्बे में मिली। वे लोग भी कलकत्ते से ही ट्रेन में चढ़े थे। युवती की आंखें सूजी हुई थीं और वह खिड़की के पास बैठी बाहर के दृश्यों को सूनी आंखों से देख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो निकलकर लघु शंका के लिए गई और वहां से लौटकर उसकी बगल में बैठ गई। बच्ची तब उसकी गोद में सो गई थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। मैंने फिर पूछा, क्या दिल्ली जा रही हो? उसने नय में सिर हिला दिया। तब फिर कहा, बड़ी व्यथा से सिहर कर उसने कहा, मुझे मेरठ जाना है। अरे मैं भी तो मेरठ ही जा रही हूँ, वहां कहाँ रहती हो? वह फिर चुप हो गई। अभी तो संध्या काल था। पूरी रात हम सभी को यात्रा में काटनी थी। समय बहुत था। मैंने इधर उधर की कुछ बातें करके उसे फिर कुरेदा। कलकत्ते में रहती हो? नहीं। तो आपको इससे क्या? आप सो जाइए अपने बर्थ पर जाकर। हाँ, सो तो जाऊंगी ही, सोना तो है ही, पर बेटी, किसी का दुख सुख पूछना क्या बुरी बात होती है? तुलसीदास जी ने राम जी के मुख से कहलवाया है, कहें तो कछु दुख घटी होई। तो बेटी, कहने से भी दुख कम होता है। तुम दुख से भरी हुई हो। कछु तो बताओ, अपने आप को कुछ हल्का पाओगी। युवती ने अपने पिता को देखा। वे शायद थककर सो गए थे। फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं कलकत्ता गई थी, वहां रहती नहीं हूं। 4 दिन में ही वापस आ गई हूं। सामान तो तुम्हारे साथ बहुत है। 4 दिन के लिए इतना अधिक सामान ले गई थी तुम? मैं तो वहां रहने के इरादे से गई थी, इस बच्ची के पिता के पास। फिर वह रुक गई। व्यथा से उसकी आंखें फिर भर आई थी। मैंने बात को थोड़ा मोड़ दे दिया। ये क्या तुम्हारे पिता हैं? उसने हाँ में सिर हिला दिया, पर बोली कुछ नहीं। उसके होंठ कांप रहे थे। अपने से अधिक उसे अपने पिता की व्यथा का एहसास हो आया था। मैं एक क्षण चुप हो गई थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। वह स्टेशन की हलचल से बेखबर थी। हाँ, बच्ची जरूर उठकर बैठ गई थी। मम्मी पानी कहकर उसने पानी मांगा तो युवती ने पानी की बोतल उतारकर उसको पानी पिलाया। बच्ची फिर सो गई थी। वह धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरे पति 1 वर्ष के लिए कलकत्ता में ट्रेनिंग लेने गए थे। वहां दंगे भी हो गए थे। उन दिनों हमारे घर से कोई उधर जा नहीं पाया, तो वे मनमानी करते रहे। वहां उनके जीवन में एक नारी आ गई। उससे उनका लगाव इतना बढ़ा कि अपने देश लौटे ही नहीं। जब यह सब पता चला तो मेरे पिताजी को उनके एक मित्र ने सलाह दी, अपनी बेटी को वहीं उनके पास पहुंचाओ, अपनी जिम्मेदारी वहीं संभाले। ट्रेनिंग के बाद उनकी वही नौकरी भी लग गई थी। अगर आपकी बेटी वहां नहीं गई तो वे दूसरी के साथ ही गृहस्थी बसा लेंगे। यह कहते कहते उसकी आंखों से अविरल जलधारा बहने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब तुम भी सो जाओ। नहीं, अभी तो खाना खाना है। पिताजी को जगाकर खाना खिलाऊंगी, तभी सोऊंगी।
यह भी ठीक है। फिर बेटी, तुम पहुंची उसके पास? हाँ, वे कलकत्ता से 17-18 मील दूर चंगाइल नाम के स्थान पर लूडलो जूट मिल्स में डॉक्टर थे। चंगाइल स्टेशन के नाम पहुंचते पहुंचते घनघोर वर्षा शुरू हो गई थी। स्टेशन के नाम पर मात्र एक कोठरी थी, उसमें भी कच्चे नारियल भरे हुए थे। पानी कहीं था ही नहीं, तो नारियल पानी पीकर ही रह गए। बंगाल की दलदली जमीन थी। इस बच्ची को एक कूली ने कंधे पर बिठा लिया था, दूसरे ने बिस्तर और अटैची उठा लिया था। मैं और पिताजी पैदल चल रहे थे। एक छाता था, 3 में से किसको भीगने से बचाती, अतः सभी 3 मील पैदल चलते चलते पूरी तरह भीग चुके थे। मेरे पति का घर बहुत अच्छा था, आधुनिक सुख सुविधाओं से भरपूर। सुलेखा मित्रा नाम की एक महिला को जब पता चला कि मैं उस डॉक्टर की पत्नी हूँ तो वह बहुत खुश हो गई। अरे, अच्छा हुआ आप आ गई। डॉक्टर साहब तो आपकी चिट्ठियाँ तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। वे मुझे वही समझ रही थी जो मैं नहीं थी। वहाँ घर में एक नौकर था और कोई नहीं था। उसी ने सामान रखवा लिया। बिस्तर और चीते की छाल वाली अटैची इतनी अधिक भीग गई थी कि अपने कपड़ों के साथ साथ उन्हें भी सुखाने का प्रयत्न करना जरूरी था। पिताजी ने उन्हें जहाँ जगह मिली सुला दिया। इसी समय वे आए। आते ही पूछा, आप यहाँ क्यों आए? यह सब यहाँ क्यों डाल रखा है? मैंने कहा, मैं अपने घर आई हूँ, पिताजी मुझे लेकर आए हैं। वे व्यंग्य से हंसे। अपने घर? और पलटकर बाहर चले गए। अपने पति गृह में ऐसा ही स्वागत हुआ मेरा। मैं अपमान और दुख के मारे मर ही जाती, पर आत्मा के अंदर से धर्म रखो की आवाज ने जीवित रखा। उन्होंने अपनी नन्ही बेटी की ओर भी नहीं देखा। उसे गोद में लेकर प्यार करना तो दूर, एक मुस्कुराहट तक होंठों पर नहीं आई। रात को उन्हीं के पलंग पर मैंने उसे सुला दिया, तो आते ही उसे उठाकर नीचे फर्श पर सुला दिया। हम दोनों माँ बेटी भूमि पर ही सोते रहे। पिताजी को तो डॉक्टर मित्रा ने एक कमरा दे दिया था। अगले दिन सुबह वे उठकर बालकनी में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के बगल में एक खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सामने हुगली नदी का चौड़ा समुद्र जैसा पार था, जिसमें कई कार्गो शिप तैर रहे थे। मुझे प्रकृति का वह दृश्य बड़ा ही लुभावना लगा, तो मैंने बोला, यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यहीं रहूंगी। पर वे एकदम बोल पड़े, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं ही चला जाता हूँ। उपेक्षा से निकला हुआ शब्द मुझे अंदर तक चीर गया। उस दिन मेरे पिताजी और ये दोनों ही कलकत्ता चले गए। शाम को 4 बजे के लगभग एक सुंदर प्रौढ़ा मेरे सामने आकर कहने लगी, रेखा तुम्हारा ही नाम है ना? अरे तुम तो रो रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? जाओ मुंह धोकर आओ। मैं 2-3 घंटे से लगातार अपने दुर्भाग्य पर रो रही थी, तो आंखें बहुत सूजी हुई थी। फिर भी उनके कहने से मैंने सूजी आंखों को बार बार धोया और रेशमी अच्छी साड़ी पहनकर उनके सामने आ खड़ी हुई। मुझे देखकर वे बोली, ये हुई ना कुछ बात, चलो अब हुगली के किनारे पड़ी हुई बेंचों पर चलकर बैठते हैं। वे मुझे वहाँ ले जाकर न जाने क्या क्या सिखाती रही। अगर वे कभी पहले मिली होती तो नारी पुरुष संबंधों की कितनी ही गांठें अपने आप खुल गई होती और मैंने अपने पति को बांध लेने का गुर सीख लिया होता। अब तो पर्याप्त विलंब हो गया था। मैं इन सब बातों से अनजान एक भोली भाली सीधी सादी या यूं कहो बुद्धू लड़की थी। पढ़ने लिखने, कसीदा कढ़ाई करने और थोड़ा गाना बजाना सीखने के अतिरिक्त घर से बाहर कदम नहीं रखा था। पिता का घर एक मंदिर था, वहाँ इन सब पेचीदगियों का कोई काम नहीं था। श्रीमती लाल मेरे पति की गुरु पत्नी थी, अतः मुझे विश्वास हो चला था कि वे मेरा टूटा हुआ घर पुनः बसा देंगी। उनसे मिलकर मैं सभी कष्ट भूल गई। फिर तो उनके साथ भोजन भी किया। मछली तो क्या, मैं तो प्याज भी नहीं खाती, फिर भी मैंने अपना शुद्ध भोजन उसी मेज पर रख कर किया। आज कोई घृणा नहीं की। पतिदेव उनके सामने
आज्ञाकारी बालक बने इधर उधर भाग रहे थे। मुझे यह सब देखकर अच्छा लग रहा था। श्रीमती लाल और डॉक्टर लाल जब कलकत्ता जाने के लिए मोटर बोट पर बैठ रहे थे तो उन्होंने अगले दिन के लिए मुझे निमंत्रण दिया। कल शाम को अपने पिताजी और इस गुड़िया को लेकर कलकत्ता हमारे घर भोजन के लिए आना। पतिदेव की ओर इशारा करके बोली, ये भी आएंगे। वे लोग विदा हुए तो इनके व्यवहार से फिर मेरा मन बुझने लगा। मेरे पास आकर बोले, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, मैं अपने घर आई हूँ। यह तुम्हारा घर नहीं है, मैं अभी बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता नहीं क्या पागलपन सवार हुआ कि सीधे उनके सामने जाकर खड़ी होकर बोली, निकालोगे? निकालो, देखो कैसे निकालती हूँ, निकालो। तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं अपनी ही बॉक्स पर गिर पड़ी, जिसकी नोक चुभते ही जोर से चिल्लाई। पिताजी बालकनी में टहल रहे थे। वे भागकर आए और उन्होंने मुझे अपने कलेजे से लगा लिया। व्यथा के मारे पिताजी इतने व्याकुल हो गए कि मेरा दिल निकला जा रहा है यह कहकर वहीं बैठ गए और छाती को हाथ से दबाने लगे। डॉक्टर मिश्रा का परिवार आया और हम तीनों को अपने घर ले गया। वह रात उन्हीं के यहाँ काटी। मेरे बिस्तर के पास सीढ़ियों से उतरकर रात के 2 बजे ये कहीं गए थे। मैंने सोचा शायद मुझे मनाने आ रहे हैं, परंतु वे नीचे उतरकर, जैसा कि बाद में पता चला कि वे फ़ोन करने गए थे। मैं भी धीरे से उठकर बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चली गई। दलदली भूमि पर चप्पलें गड़ जाती थी। लंबी लंबी कांस जैसी घास मेरी लंबाई से ऊंची वहां खड़ी थी। आखिर मुझे लौटना पड़ा। उनके पास तो टॉर्च था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। परदेश था। मरने से तो मैं नहीं डरती, परंतु कुछ और हो जाता तो बस इसी कारण लौटकर अपने बिस्तर पर आ गई। यहाँ बेटी जागकर मेरा इंतजार कर रही थी। अरे, यही तो तुमने ठीक नहीं किया। इस तरह दलदली जमीन में अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें अपने पीछे आते हुए नहीं देखा था? देखा तो होगा, पर मुड़कर नहीं लौटे, चलते ही गए। आगे जाकर कहाँ खो गए? मैं रास्ता भटक गई थी, शायद इसलिए लौटना पड़ा। फिर क्या हुआ? अगले दिन तुम डॉक्टर लाल के घर कलकत्ता में रात के भोजन के समय पहुंची? रात की बात तो फिर अभी तो सवेरे की बात है। तैयार होकर ये चल दिए। इस बेटी ने पैरों के पास से पैंट पकड़कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्होंने बच्ची की ओर देखा तो थोड़ी सी मुस्कुराहट होठों पर आकर विलीन हो गई। धीरे से उसके हाथ से पैंट को छुड़ाकर चले गए। बस यही उनका मेरे लिए अंतिम दर्शन था। तब से वे तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़े क्या? लेकिन फिर रात की दावत में क्या हुआ? वे वहां भी नहीं आए थे क्या? वे तो सुबह ही वहां से चले गए थे, शायद कलकत्ता ही गए होंगे। शाम को पिताजी और हम दोनों ने मोटर बोट से पहले हुगली पार की, फिर वहां से टैक्सी लेकर डॉक्टर लाल के भव्य बंगले पर पहुंचे। दोनों पति पत्नी तो मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके बेटे, जिनको प्यार से लाल जी पुकारते थे, वे भी बहुत खुश हुए। बहन आ गई है सुनकर भागे भागे फिर रहे थे। कभी बेटी को अपने तरह तरह के खिलौने दिखाते और कभी ड्राइंग रूम में एक जार में रखी हुई सिंदूरी रंग की क्वीन यानी रानी मछलियों को। 5-6 छोटी छोटी मछलियां शीशे के उस बर्तन के पानी में इधर उधर भाग रही थी। उन्हीं को दिखा दिखा कर दोनों खूब हंस रहे थे। मैंने भी चैन की सांस ली। बेटी को एक भाई मिल गया था। श्रीमती लाल ने मेरे लिए एक कमरा सेट कर दिया था। दोनों छोटे सोफे और छोटी गोल मेज बैठने के लिए, एक कुर्सी और मेज पढ़ने के लिए तथा एक गोल मेज और 2 कुर्सी खाना खाने के लिए। साथ ही स्नान घर था। उन्होंने कमरा दिखाया और कहा, इसमें तुम्हारा पूरा घर है, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट है। मैं बहुत प्रसन्न थी। अब तो इनकी आज्ञा से चलेंगे ये। पिताजी भी आश्वस्त थे, मुझे यहाँ छोड़कर लौट सकेंगे। घड़ी ने 9 बजाए। सभी प्रतीक्षारत थे कि एक फ़ोन आया। कोई डॉक्टर वर्मा बोल रहे थे, डॉक्टर नंद के पेट में बहुत तेज दर्द है, इसलिए वे डिनर पर नहीं आ सकेंगे। डॉक्टर लाल ने ही फ़ोन उठाया था।
बात करने के बाद वे कहने लगे, पंछी उड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने मुझे भी अपनी चालाकी से हरा दिया। फिर पिताजी की तरफ देखकर बोले, भाई अब तो आप अपनी बेटी को उसकी बेटी के साथ यहाँ से वापस ही ले जाइए, फिर किसी अवसर पर उसे समझा लेंगे। मेरा विश्वास उसने तोड़ दिया। मैं दावा करता था कि अगर मैं रात के समय भी हुगली नदी में गोता लगाने को उससे कहूँगा तो भी वह मेरी आज्ञा मानेगा। अब तो उसकी कहानी सुनकर मेरी भी आंखें भर आई थी। मैंने कहा, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। अब तुम क्या करोगे? अगला कदम सोच समझ कर उठाना बेटा। वैसे तुम्हारी कहानी से स्पष्ट है कि वह तुम्हारा कभी नहीं बन सकता बेटा। इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मत कहो, वे एक दिन अवश्य मेरे पास लौटेंगे। अगर मैंने उनके सिवाय इन 6 वर्षों में कभी किसी अन्य पुरुष का ध्यान भी नहीं किया है तो एक दिन वे अवश्य मेरे पास आकर अपने किए की क्षमा मांगेंगे। बेटा, अगर तुम्हें ऐसा विश्वास है तो तुम्हारा विश्वास पूरा हो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब तुम खाना खाकर और खिलाकर सो जाओ, थोड़ी शांति मिलेगी। और हाँ, अपनी पढ़ाई फिर शुरू कर देना बेटा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी इसी के साथ यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।